नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरठ में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ। पीएम मोदी ने नमो भारत मेट्रो का किया उद्घाटन। एआई सम्मेलन मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा हमला। सदन में लालू और तेजस्वी को धृतराष्ट्र दुर्योधन कहने पर विवाद। खेसारी लाल यादव ने कहा, राजनीति में संस्कार और काम ही मायने रखते हैं। दिल्ली में बड़ी सफलता। स्पेशल सेल ने आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी नेटवर्क से जुड़े 8 संदिग्ध गिरफ्तार। भारत में बड़े हमले की साजिश नाकाम। नॉर्थ अरब सागर में भारतीय तटरक्षक बल की बड़ी कार्रवाई। ईरान नाव अल मुख्तार से 1 लाख सिगरेट और प्रतिबंधित उपकरण जब्त। आगे की जांच जारी। बस्ती राम कथा में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने यूजीसी कानून पर कड़ा विरोध जताया। सरकार को दी चेतावनी कानून वापस लेने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो के उद्घाटन अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के नए युग का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेरठ मेट्रो नमो भारत ट्रेन व रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नए सेक्शन के शुरू होने से एनसीआर को लोगों का जीवन अधिक सुगम और सुविधाजनक होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भारत में आयोजित वैश्विक एआई सम्मेलन में जिनमें से 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मंच बना दिया है और विदेशी मेहमानों के सामने अनुचित आचरण किया। उन्होंने कहा कि यह व्यवहार दर्शाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भटक गई है और देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए।
मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? एक तरफ कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि समझौता होना ठीक है, लेकिन वह एक तरफा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेन देन का मतलब यह नहीं है कि भारत सिर्फ देगा और कुछ भी नहीं लेगा। हम अमेरिका से जो आयात करते हैं उसे 3 गुना और बढ़ाएंगे और रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। इससे हमें लाभ हुआ है या क्या हुआ है? जयराम रमेश ने इसे एक किसान विरोधी समझौता बताते हुए कहा कि यह किसानों के लिए घातक है और इनके हितों के खिलाफ है। लेन देन का माने ये नहीं है कि भारत सिर्फ देते रहेगा और कुछ लेगा नहीं। आयात उदारीकरण हमने नहीं किया है कृषि के क्षेत्र में। हम कह रहे हैं कि अमेरिका से जो हम आयात करते हैं वो 3 गुना हम बढ़ाएंगे। हमें फायदा क्या मिला? हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, हमें फायदा क्या मिला? तो और एडिशनल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब क्या है? अब तो पहले चरण में तो सोयाबीन, कपास, मक्का, फल, मेवे, उस पर असर होगा, पर यहां एडिशनल प्रोडक्ट्स भी लिखा है। तो एडिशनल प्रोडक्ट्स माने क्या? कल दाल भी इसमें शामिल होगा क्या? क्या आप दाल का भी आयात करेंगे अमेरिका से? क्या करेंगे आप? जीएम कॉर्न है, जीएम सोया है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्या उस पर भी आप जो आयात प्रतिबंध जो लगा के रखा है उसको भी हटाएंगे? आपने कहा है नॉन टैरिफ बैरियर हटाएंगे, इसका मतलब क्या है? तो ये सब शब्दों का खेल है। तो हमारा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ये एक तरफा समझौता है, किसानों के गले में फांसी है। ये किसान विरोधी सरकार की एक समझौता है ये। मैथिली ठाकुर ने सदन में लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कहा। इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है, कम उम्र में उपलब्धि मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, चुनावी माहौल में किसी पार्टी पर उन पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वह कलाकार भी हैं, लेकिन ऐसे शब्द उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजनीति का मतलब यह नहीं है कि अपने संस्कार भूल जाए। बिहार की उन्नति किसी को बुरा और भला बोलने से नहीं होता, बिहार की उन्नति काम करने से होता है। यादव को दुर्योधन कहा। देखिए, उनकी ज्ञान बहुत कम है और कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती है तो इंसान ऐसे ही बोलता है। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और जिनको देश दुनिया की जानकारी है उनको एक पद मिलना चाहिए। उनको पता नहीं है, ठीक है, चुनावी माहौल में है, वो किसी पार्टी में है, उन पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि एक कलाकार भी हैं, बट ऐसे शब्द उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि एक बड़े भाई के तौर पे हमेशा से तेजस्वी जी के इंसान के तौर पे देखा जाए तो है और उनके भी पिता तुल्य माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो जाए, संस्कार भूल जाए। राजनीति अच्छी बात है, आपको भलाई के लिए दुनिया ने चुना है तो उस पर आप कार्य करिए। किसी को छोटा बनाने और किसी को गलत बोल देने से हमें नहीं लगता है कि लोगों का उपकार होने वाला है। बिहार की उन्नति बिहार में काम करने से होती है, किसी को बुरा और भला बोलने से बिहार। गया में स्थित गोदावरी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में संतोष सुमन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य और देश के मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्रीय अस्मिता, अखंडता और गौरव से जुड़े विषयों पर जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर देश हित के विरुद्ध राजनीति करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हैं। यहाँ पर आए हैं आज हम लोग पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, और जिस तरह से आप देख रहे हो कि देश स्तर पर एआई समिट हुआ जिससे कई एक देश यहाँ पर आए और एक भारत हमारा वर्ल्ड लीडर के रूप में उभरा है।
और बहुत सारे निवेश का प्रस्ताव भी आया, करीब 24 लाख करोड़ से कहीं ज़्यादा प्रस्ताव आए हैं। और हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो, चाहे और भी साइंस टेक्नोलॉजी। और फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए। दुनिया के वैश्विक मंच पर हमारी एक धाक जमी है। लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरह से कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से इस इतने बड़े वैश्विक मंच पर जो हमारी साख बनी है उसको ख़राब करने के लिए उन लोगों ने जो कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरह से भारत विरोधी नारे लगाया, भारत विरोधी उन्होंने बात की, इससे कहीं लगता है कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो अपने आप को बड़ी पार्टी मानती है, अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी मानती है, अब देशभक्ति का जो उनके अंदर जो एक कहती है कि हम देश आज़ाद करने में हमारी भूमिका रही है, अब भारत विरोधी ताकतों के साथ मिल गई है। राहुल गांधी जी को आप देखेंगे कि कहीं भी जाते हैं वैश्विक मंच पर, जब उनको मौका मिलता है दूसरे देशों में, तो भारत के खिलाफ जितने भी आग उगलना है उगलते हैं। मेरा कहना है कि आप राजनीति करते हैं, लोकतंत्र है, आपको आज़ादी है, और आप देश के अंदर रह करके अपनी नीतियों के खिलाफ सरकार को आईना दिखा सकते हैं, विपक्ष के आप नेता हैं। लेकिन जहाँ तक देश की अस्मिता, अखंडता और देश का गौरव की बात हो, तो वहाँ पर आप इस तरह की बात करते हैं, इससे लगता है कि आप देशद्रोही हैं। बस्ती में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यूजीसी से जुड़े प्रस्तावित कानून पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार को यह कानून वापस लेना होगा और उनके धर्म विचार रहते इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। रामभद्राचार्य ने सवाल उठाया कि यूजीसी की आवश्यकता ही क्या है और समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार को सामाजिक तनाव से बचना है तो इस कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहाँ? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। और यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं, किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई में 8 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के समर्थन से भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। 6 आरोपियों को तमिलनाडु और 2 को पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार संदिग्ध फर्जी आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाकर गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के पक्ष में कंटेंट साझा करते थे। उनके पास से 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कई शहरों को रेकी की थी और दिल्ली में फ्री कश्मीर पोस्टर भी लगाए गए थे। सभी आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है और मामले की गहन जांच की जा रही है। गंदेरबल के साफरपोरा इलाके से मिले ड्रोन फुटेज में सुरक्षा बल उस स्थान पर तैनात नजर आए जहां एक आईडी का पता लगाया गया था। बम निरोधक दस्तक ने समय रहते विस्फोटक को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका। कार्रवाई के दौरान एहतियातन बांदीपुरा श्रीनगर अल्टरनेट रोड पर यातायात अस्थायी रूप से रोका गया था, जिसे क्षेत्र की पूरी तरह से जांच और क्लियरेंस के बाद फिर से सुचारू कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। भारतीय तटरक्षक बल ने 21 फरवरी की सुबह नॉर्थ अरब सागर में द्वारका से करीब 115 नॉटिकल मील पश्चिम भारतीय EEZ के भीतर एक संदिग्ध विदेशी नाव को पकड़ा। कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ वेस्ट की पेट्रोलिंग के दौरान संदिग्ध मूवमेंट दिखे जाने पर शिप ने नाव को रोका, जो IMBL की ओर भागने की कोशिश कर रही थी। अल मुख्तार नाम से पहचानी गई, जबकि इस नाव पर सवार चारों क्रू सदस्य ईरानी नागरिक पाए गए जो वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।
तलाशी में जहाज के होल्ड से लगभग 1 लाख सिगरेट पैकेट वाले 200 कॉटन बरामद हुए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2.5 से 5 करोड़ रुपए आकी गई है। साथ ही एक प्रतिबंधित थुराया सेट और 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 फरवरी को GMDC कन्वेंशन हॉल में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान नितिन नवीन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शहरी नक्सलवाद का गढ़ बन चुकी है और यह राहुल गांधी के प्रोत्साहन से संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा देश के सम्मान के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहता है और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का उदाहरण देते हुए तिरंगे के सम्मान की बात भी कही। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस अपने मूल विचारधारा से भटक चुकी है। कांग्रेस के सांसदों ने किया, प्रधानमंत्री जी को संसद के अंदर आने के लिए भी जिस प्रकार से उन्होंने घिनौना खेलने का प्रयास किया, जो हरकत करने की साजिश की थी, वो उनकी सोच को दिखाता है। मैंने इसीलिए कहा कि राहुल की कांग्रेस पूरी तरह से अर्बन नक्सलिज्म की गढ़ बन चुकी है और ये गढ़ कोई और नहीं, राहुल के प्रोत्साहन से चलती है। क्योंकि भारत का युवा किसी भी हाल में भारत के सम्मान के लिए अपनी हर कुर्बानी देता है। आप चंद्रशेखर आजाद से तुलना करते हैं, आप महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं। अरे महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद ने भारत के तिरंगे के सम्मान के लिए फांसी पर लटक गए, पर भारत का सम्मान झुकने नहीं दिया। पर आपके लोग, जब पूरा भारत गर्व कर रहा था, जब पूरा भारत AI समिट के माध्यम से विश्व को संदेश दे रहा था, उस समय आपने भारत के उस संदेश को चोट पहुंचाने का काम किया। और आप कहते हैं, मैं इसीलिए कहता हूं, ये कांग्रेस आजादी वाली कांग्रेस नहीं है मित्रों, ये पूरी तरह से इटालियन कांग्रेस हो गई है, जिसमें भारत का कोई तत्व अब नहीं बचा है। ये केवल इटालियन कांग्रेस के तत्व से काम कर रही है, क्योंकि भारत के संस्कारों में पला हुआ व्यक्तित्व, भारत के संस्कृति में पला हुआ व्यक्तित्व इस मिट्टी के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं कर सकता। ये मिट्टी की गद्दारी कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से ये इटालियन कांग्रेस कर रही है। मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर 2 नाबालिग बालकों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। इस मामले की लिखित शिकायत आशुतोष पांडे द्वारा पुलिस कमिश्नर को दी गई थी, लेकिन FIR दर्ज न होने पर उन्होंने अपर जिला जज विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में वाद दाखिल किया। 13 फरवरी को दोनों पीड़ित बालकों ने अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराए, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने प्रथम दृष्टि मामला मानते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ FIR दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वह अदालत पहुंचे हैं, जबकि उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आएगी और न्यायालय शीघ्र ही कार्रवाई करेगा। आज माननीय न्यायालय ने FIR दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा FIR दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। की गवाही की वो सब पूरी हो सकेगी, तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी
तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहाँ पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।